नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं। अप्रैल महीने के विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 5 जून, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस का उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाना, केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देना। तो विश्व धरोहर दिवस का उद्देश्य है ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाना। भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ताजमहल, अजंता गुफाएं, कुतुब मीनार, हम्पी। तो इसका उत्तर होगा अजंता की गुफाएं। विश्व धरोहर स्थलों की सूची कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, IMF। तो विश्व धरोहर स्थलों की सूची तैयार करता है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। भारत में कुल कितने धरोहर स्थल हैं अप्रैल 2025 तक? 30, 40, 42, 43। तो इसका उत्तर होगा 43। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर होगा 3। इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है सांस्कृतिक, कल्चरल, दूसरा होता है प्राकृतिक, नेचुरल, और तीसरा होता है मिश्रित, मिक्स्ड। सांस्कृतिक धरोहर स्थल भारत में जो है वो 35 शामिल है भारत से, और नेचुरल, प्राकृतिक जो है वो 7 शामिल है, और मिश्रित में 1 शामिल है। विश्व धरोहर दिवस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे, ग्रीन डे, हिस्टोरिकल डे, हेरिटेज प्रोटेक्शन डे। तो इसे मनाया जाता है इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे के रूप में भी। कौन सा भारतीय स्थल प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, लाल किला, एलिफेंटा गुफाएं, महाबोधि मंदिर। तो इसका उत्तर होगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने का प्रमुख मानदंड क्या है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, केवल सुंदरता, आधुनिकता, व्यापारिक उपयोग। तो इसका मानदंड है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1950, 1960, 1975। तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भी 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है। आइए हम उनके बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देना, वैश्विक महत्व की दस्तावेजी विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करना, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए धन जुटाना, आधुनिक साहित्य का वैश्विक पुस्तकालय बनाना। तो इसका उद्देश्य है वैश्विक महत्व की दस्तावेजी विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करना, डॉक्यूमेंट्री विरासत को। अगला प्रश्न, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर पर पहली प्रविष्टि कब दर्ज की गई थी? 1992, 1995, 1997, 2001। तो इसका उत्तर होगा 1997। 1992 में इस रजिस्टर की स्थापना की गई थी, और फिर 1995 में ये रजिस्टर बना, और 1997 में इसमें पहली एंट्री हुई। हाल ही में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को अंकित किया गया है? रामायण और महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, उपनिषद और वेद, अर्थशास्त्र और कामसूत्र। तो इसका उत्तर होगा श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र के जुड़ने के बाद भारत की कितनी प्रविष्टियां अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का हिस्सा हैं? 10, 12, 14, 16। तो इसका उत्तर होगा 14। अब भारत की 14 प्रविष्टियां जो हैं वो इस रजिस्टर का हिस्सा है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शिलालेख के लिए वस्तुओं को सिफारिश करने के लिए कौन जिम्मेदार है? यूनेस्को के महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय सरकारें सीधे जिग्जी पुरस्कार समिति। तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति। अब भरत मुनि और उनके नाट्यशास्त्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन्हें शामिल किया गया है। तो भरत मुनि को पारंपरिक रूप से भारतीय शास्त्रीय कलाओं के किस आधारभूत ग्रंथ का रचयिता माना जाता है? ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, उपनिषद। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। विद्वान आमतौर पर भरत मुनि के जीवन की अवधि को किस कालावधि में रखते हैं? इस अवधि के बीच मानते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 500 सी अर्थात ईस्वी, 800 सी से 1000 सी, 1200 सी से 1500 सी। तो इसका उत्तर होगा 500 ईसा पूर्व से 500 सी, 500 ईस्वी, कहीं 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी भी माना जाता है। नाट्यशास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है दर्शन शास्त्र और नैतिकता, राजनीति और शासन, प्रदर्शन कला, रंगमंच, नृत्य, संगीत, चिकित्सा और विज्ञान। तो नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला, थिएट्रिक्स से संबंधित है, रंगमंच, नृत्य और संगीत। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित केंद्रीय सौंदर्य सिद्धांत
क्या है? धर्म, कर्म, रस, मोक्ष। तो इसमें है रस सिद्धांत। नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित केंद्रीय सौंदर्य सिद्धांत है रस सिद्धांत। भरत मुनि ने आरंभ में कितने प्राथमिक रसों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? 5, 7, 8, 9। तो उन्होंने प्रारंभ में 8 रसों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और ये रस हैं श्रृंगार रस जिससे प्रेम अभिव्यक्त होता है, हास्य रस हंसी, करुणा अर्थात दुख, रौद्र अर्थात क्रोध, वीर अर्थात वीरता, भयानक अर्थात भय, विभत्स अर्थात घृणा, अद्भुत अर्थात आश्चर्य। बाद में इसमें एक और रस जोड़ा गया, वो है शांत रस। तो 8 रस ही उन्होंने बताए थे जो कि हैं श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। निम्नलिखित में से कौन सा भरत मुनि द्वारा वर्णित प्राथमिक रसों में से एक नहीं है? श्रृंगार, हास्य, शांत, रौद्र। तो इसका उत्तर होगा शांत रस। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अक्सर 5वें वेद के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि धार्मिक महत्व, अनुष्ठानों और बलिदानों पर ध्यान केंद्रित करना, कलाओं की व्यापक प्रकृति और महत्व, अन्य वेदों से पहले की प्राचीन उत्पत्ति। तो इसका उत्तर होगा कलाओं की व्यापक प्रकृति और महत्व के कारण इसे 5वां वेद भी माना जाता है। भरत मुनि को व्यापक रूप से माना जाता है क्या? भारतीय दर्शन के जनक के रूप में, भारतीय रंगमंच के जनक के रूप में, भारतीय संगीत के जनक के रूप में, भारतीय नृत्य के जनक के रूप में। तो उन्हें भारतीय रंगमंच के जनक के रूप में माना जाता है। हालांकि भारतीय नृत्य जो है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम आदि भी, कथकली आदि भी भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही निकले हुए माने जाते हैं। लेकिन रंगमंच में नृत्य, संगीत इत्यादि सब कुछ शामिल होता है, प्रदर्शन भी उसका शामिल होता है। तो इसका उत्तर होगा भारतीय रंगमंच के जनक के रूप में उन्हें माना जाता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? तरल, हवाई, तत्, पार्थिव। तो इसका उत्तर होगा तत्। नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है तत्। तत् अर्थात हुआ तार वाले वाद्य, जिनमें तार हो, जैसे सिंगार, जैसे सितार। उसके बाद आते हैं अवनद्ध। अवनद्ध वाद्य वो होते हैं जिन पर कि कोई चमड़ा आदि कुछ चढ़ा हुआ रहता है, जैसे तबला, ढोलक आदि। उसके बाद आता है सुशिर। सुशिर वाद्य जो होते हैं वो होते हैं वैसे वाद्य जिसमें हवा से फूंक कर चलाया जाए, वायु फूंक कर जिन्हें बजाया जाए। तो ऐसे वाद्य होंगे जैसे बांसुरी। और चौथा जो है वह है घन वाद्य। घन वाद्य वो होते हैं जिन्हें धातु को टकराने से पैदा किया जाता है, जिनमें ध्वनियों को, जैसे झाल, मंजीरा आदि। तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी है तत्, अवनद्ध, सुशिर और घन। नाट्य शास्त्र किसी प्रदर्शन में किस कला रूप के एकीकरण पर जोर देता है? चित्रकला और मूर्तिकला, काव्य और साहित्य, नृत्य, संगीत और नाटक, वास्तुकला और इंजीनियरिंग। तो नाट्य शास्त्र नृत्य, संगीत और नाटक तीनों के ही एकीकरण पर जोर देता है। भरत मुनि को पारंपरिक रूप से भारतीय शास्त्रीय कलाओं की किस आधारभूत ग्रंथ का रचयिता माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा नाट्य शास्त्र। विद्वान आमतौर पर भरत मुनि के जीवन की अवधि को किस काल में मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी या 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। नाट्यशास्त्र निम्नलिखित के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो यह नाट्य की रचना, मंच निर्माण, अभिनय और संगीत सब के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। दर्शकों में रस उत्पन्न करने वाली भावनात्मक अवस्थाओं के निर्धारक और परिणाम इस प्रकार जाने जाते हैं। इन्हें जानता है विभाव और अनुभाव के रूप में। 3 तरह की बातों की चर्चा की, भाव, विभाव और अनुभाव। तो ये होगा विभाव और भाव। जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनका निर्धारक होते हैं, भावनाओं के निर्धारक तत्व होते हैं विभाव, और इसके जो उत्पन्न परिणाम होते हैं वो होते हैं अनुभाव। भाव, विभाव और अनुभाव। वीरता और शौर्य की भावना किस रस से संबंधित है? करुणा, वीर, भयानक, विभत्स। तो इसका उत्तर होगा वीर रस। नाट्य शास्त्र का प्रभाव मुख्य रूप से निम्नलिखित के विकास में देखा जाता है: भारतीय प्राचीन गणित, भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप, भारतीय प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ, मुगल लघु चित्रकला। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास में नाट्यशास्त्र का प्रभाव देखा जाता है, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी इत्यादि में। नाट्यशास्त्र में वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? उनकी भौतिक संरचना, उनके उत्पत्ति क्षेत्र, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, वे देवता जिनसे वे जुड़े हुए हैं तो उनसे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इसके आधार पर ही यहाँ वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किया गया है। नाट्य शास्त्र में भाव की अवधारणा से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के संगीत पैमाने, पात्रों की भावनात्मक स्थिति, मंत्र सजावट की शैलियाँ, नृत्य में लयबद्ध पैटर्न। तो इसका उत्तर होगा पात्रों की भावनात्मक स्थिति। भाव, विभाव और अनुभाव में से भाव जो होता है वह भावनात्मक स्थिति होती है।
अब अगला प्रश्न, भगवत गीता किस बड़े महाकाव्य का हिस्सा है? रामायण, वेद, महाभारत, उपनिषद। तो यह महाभारत का हिस्सा है जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। भगवत गीता में अधिकांश श्लोक कौन बोल रहा है? अर्जुन, संजय, भगवान कृष्ण, धृतराष्ट्र। तो अधिकांश श्लोक बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन भगवत गीता में सिखाई गई कर्मयोग की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ज्ञान और बुद्धि का मार्ग, ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण का मार्ग, परिणामों से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म का मार्ग, शारीरिक आसन और श्वास अभ्यास का मार्ग। तो परिणामों से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म का मार्ग जो है वह कर्मयोग है, ज्ञान और बुद्धि का मार्ग जो है वह ज्ञान योग है, ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण जो है भक्ति योग है, और शारीरिक आसन और श्वास अभ्यास जो है वह योग और प्राणायाम के अंतर्गत आता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ने के लिए अर्जुन की प्रारंभिक अनिच्छा का मुख्य कारण क्या था? हार का डर, कृष्ण के मार्गदर्शन में विश्वास की कमी, विरोधी पक्ष में अपने रिश्तेदारों और शिक्षकों की उपस्थिति का नैतिक संघर्ष, सांसारिक जीवन को त्यागने और एक सन्यासी बनने की इच्छा। तो इसका कारण था विरोधी पक्ष में रिश्तेदार और शिक्षकों की उपस्थिति। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 12, 16, 18 और 24। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का एक भाग है? आदि पर्व, सभा पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व। तो यह भीष्म पर्व का हिस्सा है। तो इस तरह से हमने देखा कि गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया और इससे संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्नों को भी हल किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 14 एंट्रियाँ हैं उनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना साहित्यिक कार्य है जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित है? तारीख है खानदान तैमूरिया, भगवत गीता, रामचरितमानस, ऋग्वेद। तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद इन सब में सबसे प्राचीन है। तारीख है खानदान तैमूरिया एक पांडुलिपि है जो किस राजवंश के इतिहास का वर्णन करती है? मौर्य, गुप्त, मुगल, तैमूरी वंश। तो इसका उत्तर होगा तैमूरी वंश। यह अकबर के समय में लिखा गया था यह ग्रंथ, और यह फारसी में लिखा गया ग्रंथ है, और इस ग्रंथ की जो मूल प्रतिलिपि है वह खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना में रखी गई है। इसमें तैमूर और उसके वंशजों का वर्णन किया गया। तैमूर लंगड़े के वंशजों का वर्णन किया गया है, और मुगल अपने आप को तैमूर के ही वंशज मानते थे। लघुकाल चक्र तंत्र राजटीका विमल प्रभा किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। शांतिनाथ चरित्र किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। जैन धर्म, इसमें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ के जीवन का वर्णन किया गया है। गिलगित पांडुलिपि सबसे पुरानी ज्ञात पांडुलिपि होने के कारण महत्वपूर्ण है। संस्कृत नाटक भारत में बौद्ध पांडुलिपि, आयुर्वेदिक ग्रंथ, गणितीय ग्रंथ, यह भारत में बौद्ध पांडुलिपि है जो गिलगित से मिली है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऋषि व्यास को दी गई थी और इसे 2025 में रजिस्टर में लिखा गया था? यह जो रजिस्टर है वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर, उसमें लिखा गया था, दर्ज किया गया था। रामचरितमानस, पंचतंत्र, भगवत गीता, सहृदय लोकान, लोक को लोकाना। तो इसका उत्तर होगा भगवत गीता। एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में अंकित रामचरितमानस किस भाषा का महाकाव्य है? संस्कृत, बांग्ला, अवधी, तमिल। तो यह होगा अवधी भाषा का यह महाकाव्य है। पंचतंत्र प्राचीन भारतीय संग्रह है। दार्शनिक प्रवचन, खगोलीय अवलोकन, पशुदंत कथाएं, चिकित्सा नुस्खे। तो यह पशुदंत कथाओं का ग्रंथ है, एसोप्स फेबल के समान। एसोप्स फेबल में तो इसी से ही कॉपी किया गया है कहानियों को। सहृदय लोक स्थान एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भारतीय संगीत शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, भारतीय मूर्तिकला, भारतीय कृषि। तो यह भारतीय काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 2005 में उत्तीर्ण 6 पांडुलिपियाँ निम्नलिखित भक्ति दर्शन पर आधारित है। वैष्णववाद, शाक्तवाद, शैववाद, स्मार्तवाद। तो यह शैववाद से संबंधित है, नाम से स्पष्ट है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक 1961 का अभिलेखागार भारत और किस अन्य देश से संबंधित एक संयुक्त प्रस्तुति है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और मिस्र। तो इसका उत्तर होगा मिस्र। इसे भारत ने अल्जीरिया, इंडोनेशिया, सर्बिया इत्यादि देशों के साथ मिलकर प्रस्तुत किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे नाम के नाम से हम जानते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। मैत्रेय व्याकरण भारत के किस ऐतिहासिक काल की एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि है? मौर्यकाल, गुप्तकाल, पालकाल, विजयनगर काल। तो इसका उत्तर होगा पालकाल। मैत्रेय जो थे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। अभिनव गुप्त की कृतियों का संग्रह किस विचारधारा के प्रभावशाली दार्शनिक के लेखन पर आधारित है? वेदांत, सांख्य, योग और शैव। तो इसका उत्तर होगा शैव। अभिनव गुप्त कश्मीर में ही रहा करते थे एक समय, और वो शैव दर्शन के बहुत बड़े विचारक थे। यूनेस्को एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत की कितनी प्रविष्टियां वर्तमान में शामिल हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर होगा 3।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि मुख्य रूप से एक धार्मिक पाठ नहीं है? ऋग्वेद, भगवद गीता, तारीख खानदान तैमूरिया, मैत्रेय व्याकरण। तो इसका उत्तर होगा तारीख खानदान तैमूरिया। यह एक धार्मिक पाठ नहीं है बल्कि एक राजनीतिक विवरण है। निम्नलिखित प्रविष्टि में से कौन सा जोड़ा हिंदू परंपराओं से संबंधित है? शैव पांडुलिपि और गिलगित पांडुलिपि, ऋग्वेद और भगवद गीता, शांतिनाथ चरित्र और पंचतंत्र, तारीख खानदान तैमूरिया और नाट्यशास्त्र। तो इसमें से ऋग्वेद और भगवद गीता जो हैं वही हिंदू धर्म से संबंधित है। शैव पांडुलिपि और तो शैव धर्म या हिंदू धर्म से है, गिलगित पांडुलिपि बौद्ध धर्म से है, शांतिनाथ चरित्र जैन धर्म से है और तारीख खानदान तैमूरिया जो है वह इस्लाम से संबंधित है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक के अभिलेखागार के शिलालेख से भारत की किस भूमिका के महत्व का पता चलता है? प्रारंभिक वैज्ञानिक प्रगति, उत्तर औपनिवेशिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्राचीन व्यापार नेटवर्क, शास्त्रीय भाषाओं का विकास। तो इसका उत्तर होगा उत्तर औपनिवेशिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे नाम के रूप से भी हम लोग जानते हैं, यह शीत युद्ध कोल्ड वार की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया एक संगठन था। शीत युद्ध कोल्ड वार के बारे में हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया जो थी वह दो हिस्सों में बट गई थी, एक तो यूएसएसआर समर्थक राष्ट्रों के बीच में और एक यूएसए के समर्थक और यूएसए और वेस्ट के कुछ देश थे उनके समर्थक देशों के रूप में। तो भारत ने इन दोनों में से किसी के भी गुट में जाने से इनकार कर दिया और फिर भारत ने यह निर्णय लिया कि वह किसी भी राष्ट्र के गुट में नहीं शामिल होकर अपने आप को एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में रखेगा और इसी विचारधारा से नाम की उत्पत्ति हुई। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी बेलग्रेड में, जो कि तत्कालीन यूगोस्लाविया में था। तो ये है पांडुलिपि, नाट्यशास्त्र की पांडुलिपि, जो कि भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में रखी हुई है। इसी पांडुलिपि को शामिल किया गया है वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में और अप्रैल 2025 तक जो इस रजिस्टर में जो एंट्रियां हैं 14 एंट्रियां हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं। शैव पांडुलिपि है, ऋग्वेद है, तारीख खानदान तैमूरिया है, लघु चक्र तंत्र राजतिका विमल प्रभा बौद्ध टिप्पणी है तिब्बती, शांतिनाथ चरित्र जैन तीर्थंकर 16वें जैन तीर्थंकर के जीवन का वर्णन है। गिलगित पांडुलिपि सबसे पुरानी बौद्ध पांडुलिपि है भारत की। मैत्रेय व्याकरण पाल काल की एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि है। अभिनव गुप्त की कृतियाँ, शैव दार्शनिक की कृतियाँ अभिनव गुप्त की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली शिखर बैठक के अभिलेखागार है जिसे भारत ने अल्जीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, सर्बिया के साथ प्रस्तुत किया था। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जिसे अभी सम्मिलित किया गया है। भगवद गीता महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकास्थान यह काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र पर एक रचना है। इस तरह से 3 प्रविष्टियाँ जो हैं वह एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में अंकित हैं और 11 जो है अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर पर अंकित हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही काम का होगा, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। रेगुलर वीडियो डालने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।